हेलो बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 7 विज्ञान पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम अध्याय 1 में पादपों के पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 2 प्राणियों में पोषण। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं, जबकि प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, जो मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। कक्षा 6 में भोजन के घटक के बारे में आप जान चुके हैं। ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल आदि हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। आइए खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों को जानें। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी हमिंगबर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव तथा कुछ जंतु में शिशु मां का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। आइए एक अद्भुत सत्य को जानें। स्टारफिश यानी तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। इसके पश्चात आमाशय वापस शरीर के अंदर चला जाता है तथा आहार को धीरे धीरे पचाता है। सोचिए, अगर आपका आमाशय भी इसी तरीके से बाहर आता तो कैसा होता। आइए अब मानव में पाचन को समझें। हम अपने मुख द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली द्वारा गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। 1 मुख गुहिका, 2 ग्रास नली या ग्रासिका, 3 आमाशय, 4 क्षुद्रांत, 5 बृहदांत, 6 मलद्वार। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल बनाते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल व संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आइए अब आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है जानें। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इनके कार्य भी, जैसे कृंतक खाद्य पदार्थों को काटने का कार्य करते हैं। रदनक खाद्य पदार्थ को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचर्वणक खाद्य पदार्थ को पीसने का कार्य करते हैं। चवर्णक यह भी अग्रचर्वणक की भांति खाद्य पदार्थ को पीसने का कार्य करते हैं। हमारे मुख में दांत 2 प्रकार के होते हैं, दूध के दांत, स्थायी दांत। दूध के दांत हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा यह लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं
जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं। परंतु कभी कभी वृद्धावस्था से पहले ही दांत सड़ने या गलने लगते हैं। आइए इनका कारण जानें। मिठाइयाँ और दंत क्षय। हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाना खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख को साफ ना करें तो मुख में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होने लगती है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा को विघटित कर अम्ल का निर्मोचन करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाता है। इसे ही दंत क्षय कहते हैं। आइए जानें दंत क्षय से कैसे बचाव किया जा सकता है। कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार ब्रश या दातून करना चाहिए। मुख में गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। चॉकलेट, ठंडे पेय पदार्थ तथा चीनी युक्त मिठाइयों का सेवन कम करना चाहिए, जो दंत क्षय के लिए उत्तरदायी होती हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि भी होती है, जो लाला रस स्रावित करती है। आइए जानें कि ये लाला रस करता क्या है। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा। हमें 2 परखनलियों को नामांकित करते हैं, ए और बी परखनली। परखनली ए में हम उबला चावल तथा परखनली बी में हम मुख द्वारा चबाया गया चावल डालते हैं। दोनों परखनलियों में 3-4 ml जल की बूंदें डाल देते हैं। अब दोनों परखनली में आयोडीन की 2-3 बूंदें डालते हैं। दोनों परखनली को थोड़े समय के लिए बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं। हम देखते हैं परखनली ए का रंग नीला काला हो गया है, जबकि परखनली बी में कोई परिवर्तन नहीं होता। परखनली में कोई भी रंग में परिवर्तन न आने का मुख्य कारण लाला रस है, क्योंकि लाला रस चावल के मड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त हमारे मुख में जीभ भी होती है। आइए जीभ का कार्य जानें। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ का उपयोग बोलने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है तथा भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है, क्योंकि जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है। इसके लिए आप अपने घर में क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप अलग अलग स्वाद की वस्तुएं चुन सकते हैं, उन्हें चख के आप पता लगाइए कि जीभ के किस भाग से आपको वह स्वाद प्राप्त हुआ। आइए जानें मुख में चबाया हुआ भोजन अब ग्रास नली में कैसे पहुंचता है। निगला हुआ भोजन जीभ की सहायता से ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रासिका के संकुंचन से भोजन नीचे सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है और भोजन को अमाशय तक पहुंचा देती है। परंतु कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन या उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आइए जानें अमाशय क्या है और इसमें क्या होता है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं अंग्रेजी अक्षर यू की आकृति का होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रासिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ अमाशय तक पहुंच जाते हैं। यह माध्यम को अम्लीय भी बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो हमें खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का एहसास होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह ग्रासिका नली के साथ साथ चलती है, परंतु
ग्रासिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन निकलने के समय एक मासल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रासिका में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है। इसी कारण भोजन करते समय या बात करने से हमें हिचकी तथा खांसी उठती है। आइए भोजन का क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में क्या होता है जानें। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर उपस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। यह रस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आइए जानें आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत के निचले हिस्से में जाता है तो वहां क्या होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की सहायता से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता उसे बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। आइए जाने बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में भोजन का क्या होता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं लवण का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। कभी कभी आपको पतले मल को बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं पानी का घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नलीनुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं।
लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियास, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। आइए घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में जानें। यह मानव पाचन से किस प्रकार भिन्न है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है। वे उस समय लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना नहीं खा रहे होते। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर उसे अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख तक लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होते। इस कारण से मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता।
आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा होगा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का संग्रहण करते हैं, आइए जानें। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवृत्ति निकालता रहता है, जिन्हें पदाभ अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इसे गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का एहसास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित खाद्य पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अतः इस पाठ से हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है।